हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंड एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारी क्लास इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सामान्य परिचय देखेंगे हम और लगभग सारे क्वेश्चंस आपके इसमें कवर हो जाएंगे, जितने भी नियर एग्जाम है, चाहे वो पुलिस हो, आर हो और इलेक्शन के बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्योंकि जीके के पार्ट में आपका ये सिलेबस दे रखा है इंडियन ज्योग्राफी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। और जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सिर्फ वही लिए हैं और एनसीईआरटी 6 to 12 वाली किताब से आपका रहेगा, सात संग्रह से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑथेंटिक डेटा भी इसमें रहेगा। ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। कोई भी बिना मतलब की बात नहीं होगी, डायरेक्ट टू द पॉइंट होगा। जो आपके एग्जाम में आते हैं वही पढ़िए, बाकी कथा कहानी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो आज की हमारी जो क्लास है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसका पूरा सामान्य परिचय कवर करते हैं कि क्लास में सभी कवर हो जाएगा। चलिए मैप से देखते हैं। सबसे पहले मैप से समझाऊंगा, उसके बाद फिर इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैप में देखिए, इसका पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे ऊपर अगर हम आए नॉर्थ में, तो नॉर्थ में देख रहे हो आप, उसका उच्चतम बिंदु आपको दिख रहा होगा। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इंदिरा कॉल जिसे कहते हैं, ये लद्दाख क्षेत्र में आपका जैसे देख सकते हैं पड़ रहा है और उच्चतम बिंदु है ये इंदिरा कॉल। 37 डिग्री 6 मिनट इसे कहा जाता है, उस अकॉर्डिंग है। उसके बाद चलिए पूरब में चलता हूँ। पूरब में आप देखो तो 97 डिग्री 25 मिनट, ऐसे में याद करता हूँ 97 25 करके, तो ऐसे याद हो जाता है। किबिथु है और अरुणाचल प्रदेश में, और सूरज सबसे पहले इधर से उगता है। यहाँ से उसको पश्चिम में जाने में लगभग 2 घंटे का टाइम होता है और 2 घंटे बाद आपको पश्चिम में सूरज उगता हुआ दिखेगा। सबसे पहले पूर्वी क्षेत्रों में ही आता है। अरुणाचल प्रदेश का है, पूर्वी बिंदु है, किबिथु है। उसके बाद साउथ का समझिए। अगर बोलेगा भारत का दक्षिणम बिंदु क्या है, तो आप इंदिरा पॉइंट बताओगे। ध्यान से समझिएगा, ये भारत का दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। लेकिन पूछेगा भारत भूमि का भूमि, मुख्य भूमि है जो भारत की भूमि, उसका अंतिम अंतिम और दक्षिणम बिंदु कौन सा है, तो वो आपका कन्याकुमारी केप कॉमोरन हो जाएगा, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट के अकॉर्डिंग है। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद पश्चिम में आते हैं, तो पूरब में सूरज उगता है, 2 घंटे बाद आपको पश्चिम में दिखेगा उगता हुआ। और गुजरात का ग्वार माता 687, मैंने ऐसे आती है, आप भी कर सकते हो, लेकिन 68 डिग्री 7 मिनट है। और गुजरात का है पश्चिम का, पश्चिम बिंदु है सबसे दूरस्थ वाला, गौर माता जिसे कहा जाता है। उसके बाद चलिए लंबाई दिखाता हूँ मैं। अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई जाएँ, तो 2933 किलोमीटर एरिया होता है हमारा। और अगर हम उत्तर से दक्षिण जाएँ, तो लगभग आप देख सकते हो 3214 किलोमीटर होता है। देखिए जैसे यहाँ देखिए 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है इसकी। और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। उसके बाद ये जितने भी देख सकते हो बॉर्डर्स दे रखे हैं। भूटान बॉर्डर पड़ता है भारत में, चाइना है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। और म्यांमार सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश से ही टच होता है, ये भी याद रखिएगा। और बांग्लादेश से त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश से जस्ट ऊपर मेघालय पड़ता है। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे की। इसकी नेक्स्ट पॉइंट वाइज देखते हैं हम। जैसे ये देखिए, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पॉइंट वन लाइनर टाइप में मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा और इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व पर कुल क्षेत्रफल का 2.4 भाग है। 2.4 भाग पूरे वर्ल्ड का हमारे पास भूमि है, और पूरे वर्ल्ड की 17% जनसंख्या भारत में रहती है। सोचिए, जमीन है 2.4% पूरे वर्ल्ड की, और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो कवर करते हैं हम, वो 17.5% है। चलिए उसके बाद आगे बताते जाऊंगा मैं। जैसा मैंने आपको बताया मैप में ही किलोमीटर का, जैसे इसमें आप देख सकते हो भारत का पूर्वी भाग, जैसे कि देख सकते हो पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे आप तो 2933 किलोमीटर होता है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जाओगे तो 3214 किलोमीटर का हो जाता है एरिया। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश करके रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आप भी जानते हो 8 राज्यों की विभाजित करती है। अभी मैं इसका बता देता हूँ नाम भी आपको। भारत मानक समय रेखा 82.5 डिग्री प्रयागराज के निकट मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है। प्रयागराज के नैनी कहा जाता है, मिर्जापुर उसके आसपास पड़ता है। तो चलिए गुजरती है, 5 राज्यों से होकर कट के वो जाती है ये। उसके बाद भारत का दूरस्थ दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उसका आपको सिंपल सा मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं, तो मगरमच्छ झपटा से पढ़ सकते हो। झपटा यहाँ मतलब त्रा है, त्रा मतलब समझ लीजिएगा। जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, उसके पश्चिम बंगाल और मिजोरम इसके स्टेट हो जाते हैं। मैं शॉर्टकट भी आपको समझा देता हूँ। वहाँ से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, उसके बाद माँ से मिजोरम, छा से देख सकते हो आप छत्तीसगढ़, जाट से झारखंड, पा से आपका पश्चिम बंगाल, और ट्रा ये टानी त्रा समझ लीजिए इसे त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम बताना है आपको। तो ये होता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलावीरा, शिवालिक। इसी श्रेणी में ये उच्च होते हैं, और इनकी जो ऊंचाई है वो भी, ये जो मैंने संख्या बढ़ते हुए क्रम में बना रखी है, घटते हुए क्रम में, यही क्रम भी होता है इनका। आप ये याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलावीरा, धौलाधार, सॉरी। चलिए उसको और देखते हैं।
ये धौलाधार है श्रेणी है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कि कब ये 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव विधायक 2019 के माध्यम से, यहाँ पे विधेयक कर लीजिए, यहाँ विधायक नहीं है, छोटी मोटी मिस्टेक प्लीज़ अवॉइड करिएगा। विधेयक 2019 के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया था, जिसका पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मानक रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। भारत के मुख्य भूमिका तटीय लंबाई, मुख्य भूमिका तटीय लंबाई है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। मुख्य भूमिका तटीय लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण चैनल देख लेते हैं भारत के जो डिग्री पढ़ते हैं। 9 डिग्री चैनल किनके मध्य है? तो लक्षद्वीप मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल हमें मालदीव और मिनिकॉय के मध्य मिलेगा। ग्रेट या महान चैनल हमें सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। उसके बाद पाक स्ट्रेट जल डमरू मध्य, तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है ये संधि, और इनके मध्य स्थित है। महीम क्रीक निवेशिका जिसे कहा जाता है, तो ये मुंबई है, एक पतली सी निवेशिका। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना होता है, जो कि आपको पश्चिम में गुजरात के जस्ट थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी आपका दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। क्रोको स्टेट आपका जल डमरू मध्य, ये कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है, कोको स्टेट जिसे कहा जाता है। डंकन पास आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल सबसे मेन है और ये अंडमान और निकोबार के मध्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चलिए देख लेते हैं। रॉस द्वीप को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है। नील द्वीप को हम शहीद द्वीप कहते हैं और हैवलॉक द्वीप को सुषमा स्वराज जी के उसमें स्वराज द्वीप नाम कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि है ये। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित रेखा है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते के बाद इन दोनों देशों के बीच में इसे स्वीकार किया गया। चलिए देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेखा है। चलिए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन कौन से भारत के राज्य व जिले या क्या क्या टच करते हैं और कितने राज्य हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए। तो देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ जो सबसे लंबी बाउंड्री भारत के साथ बनाती है, जैसा कि देख सकते हो आप, 4096 किलोमीटर 0.7 किलोमीटर की लंबाई है बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा पड़ती है। तो सीमा रेखा जो है उसको रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। और इसको देख लीजिए क्या कहते हैं। इसमें लगभग देख लीजिए आपके लिए ये होगा कि म्यांमार, भूटान, आप याद कर लीजिए 4 है, बाकी सबके साथ 5 हमारे राज्य छूते हैं। तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम टच करता है। उसके बाद चाइना के साथ देख लीजिए 3488 किलोमीटर लंबाई हम सीमा इनके साथ चाइना के साथ निर्धारित करते हैं और इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसके साथ भी हमारे 5 राज्यों की बाउंड्री छूती है, जो कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा है और 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर इस लंबाई साझा हम करते हैं मेन बॉर्डर की। और उसके बाद देख सकते हो इसमें भी 5 राज्य हमारे इसके साथ टच होते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। उसके बाद नेपाल की बात करें हम तो 1751 किलोमीटर की लंबाई सीमा रेखा इनके साथ साझा करते हैं और 5 राज्य जिनको भी छूते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार के साथ 4 बाउंड्री और भूटान के साथ 4 बाउंड्री, अफगानिस्तान के साथ 1 बाउंड्री। तो आप देख सकते हो कि लगभग जो म्यांमार है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को टच करता है, जो कि 1643 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं। भूटान के साथ 699 किलोमीटर का बॉर्डर हम साझा करते हैं। 4 पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम में है। अफगानिस्तान के साथ हम 106 किलोमीटर बाउंड्री साझा करते हैं, जिसे डूरंड रेखा कहा जाता है और इससे सिर्फ एक ही स्टेट टच करता है, वो है लद्दाख। और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा हम साझा करते हैं इस समय वो पीओके में है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले में है। उसके बाद चलिए देखते हैं टोटल लंबाई अगर हम देखें जो स्थल की है, स्थलीय बता रहा हूँ मैं, वो 15,106.7 किलोमीटर की लंबाई जो है वो बॉर्डर पे साझा करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कुछ नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। जो पौंडीचेरी है, पुडुचेरी जिसका नाम बदल दिया गया है अभी, का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश तीनों राज्य में होता है। चलिए एक बार भारत दृष्टि से एक बार सारी चीज़ें कवर करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 3287263 वर्ग किलोमीटर। और दुनिया का, जैसे मैंने कहा कि 2.42% हम भूमि रखते हैं और 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किस किसकी लगती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किससे कौन कौन सी स्टेट टच होती हैं। चीन, नेपाल, भूटान, उत्तर में हिमालय पर्वत
पर्वत, म्यांमार बांग्लादेश के साथ पूर्व में अरकान युमा पर्वत, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा रखती है हमारी। दक्षिण में हिंद महासागर, किसी भी देश का नाम नहीं है वहाँ पे, एकमात्र सागर जो भारत के नाम पे है, जो हिंद महासागर है, वो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर पड़ता है हमारा। अक्षांश विस्तार जैसे मैं आपको बता रहा था 84,376, ऐसे याद करोगे आप उत्तर उत्तर, तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। देशांतर मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, 687 97 25, ऐसे याद करिए आप, और ध्यान रखिए कहाँ पे डिग्री कहाँ मिनट है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 87 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है। याद रखिए उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व है। जब से आप निर्धारित किया करिए ग्लोब में, तो वहाँ ये मत देखिएगा कि दक्षिण चला गया, कि उत्तर चला गया, पूर्व चला गया, नहीं, उत्तर उत्तर उत्तरी पूर्वी में भारत पड़ता है, तो उत्तर और पूर्वी ही आएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रमाणिक समय रहेगा जो 82.5 डिग्री है, पूर्वी देशांतर है, प्रयागराज इलाहाबाद के पास से है, जो कि मैंने आपको बताया था जो बॉर्डर टाइप में पड़ता है, मिर्जापुर इलाहाबाद का जो नैनी है वहाँ से होकर गुजरता है ये, और ग्रीनविच टाइम से हम 5.5 घंटा आगे हैं। तो उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, भौतिक विभाजन देखते हैं। 5 लगभग भौतिक विभाजन है, ऐसे तो 4 कहा जाता है, लेकिन 5वां इसमें हम द्वीप में भी शामिल कर लेते हैं अब। तो उत्तर में ग्रेट हिमालय से शुरू होता है, उत्तर भारतीय मैदान आता है, उसके बाद फिर प्रायद्वीपीय पठार आता है, फिर तटीय मैदान आ जाता है आपका, फिर द्वीप आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थल सीमा आपकी जो है वो 15 लगभग मैं बता रहा हूँ मैं 15,200 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है, और जो तटीय अगर हम इंक्लूड कर दें 6,000 समथिंग करके है तटीय सीमा हमारी, और उसके साथ अगर थोड़ा सा और जोड़ लीजिए आप तो 75-16.6 किलोमीटर पड़ता है। और हम जो 30 वाला है, मान लीजिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, चलिए मैप में चलते हैं, मैप में देखते हैं, समझने वाली चीज़ है आपकी, इसीलिए बता रहा हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे ये रेखा है समुद्री, है ना, तो ये 12 मील तक हमारी किसी भी चीज़, किसी भी देश की सीमा होती है समुद्री में, 12 मील तक। उसके बाद वो उसका अधिकार नहीं रखते हैं। 12 मील तक जो भी रहेगा वो उनका संप्रभुत्व रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होती है। चलिए आगे बताता हूँ। चलिए नीति आयोग के अकॉर्डिंग 1382 द्वीपों की कुल संख्या है। छोटे छोटे जैसे लक्षद्वीप हो गया, 36 छोटे छोटे द्वीप वो बन जाते हैं टापू टाइप में। उसी तरह अंडमान निकोबार में है, फिर इसी तरह से है जो टापू हैं द्वीप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च पर्वत हमारा गॉडविन ओवेन है, K2, उसकी ऊंचाई 8611 मीटर है ऊंचाई, और जो कि काराकोरम रेंज में पड़ता है हमारा। चलिए फिर और देखते हैं। कुल राज्यों की संख्या 28 है, जैसे आप जानते हो कि लद्दाख और ये केंद्र शासित बनने के बाद जम्मू कश्मीर आपका ये बना है। उसके बाद देख सकते हैं कुल केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे 8 हो गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जम्मू कश्मीर, और लक्षद्वीप लद्दाख पौंडीचेरी इसके मुख्य हैं। कुल जनसंख्या देख लेते हैं हम, 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, और इसके देख सकते हैं कि इसके जो बिलियन में देखें तो हम लगभग 140 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। एक 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या देख लीजिए क्या है आपकी, तो आप समझ जाओगे। 121 करोड़ 8,54,977 जनसंख्या थी भारत की 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग। उसके बाद विश्व का देख लीजिए कुल जनसंख्या का प्रतिशत, मैंने आपको जैसे बताया कि 17.5% भारत में निवास करती है, और भूमि हमारे पास पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व देख लीजिए, 382 लोग 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा देखें तो बिहार में रहते हैं। और अगर ऐसे बात करें कि केंद्र शासित पूछ लेगा तो दिल्ली है आपका, ध्यान रखिएगा। बिहार में लगभग 1100 के आसपास है, प्लस करके है, तो अभी मैं डेटा बता दूंगा आपको। जनसंख्या वृद्धि की बात करें हम 2011 से 2001 के 11 के बीच में, तो 17.5% की थी, जो कि 17.64 आप कह सकते हो इसे। लिंग अनुपात, जो लिंगानुपात है भारत का, वो 943 पर हज़ार है। इसका मतलब ये होता है कि 1000 पे 943 महिला हैं। शिशु लिंगानुपात 918 है। उसके बाद साक्षरता की बात करें तो 82.14 पुरुष की साक्षरता है, और महिला की एजुकेशन देखें तो 65.46% है। 2011 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं ये सब। 74.04% है, 74.04%। वन क्षेत्र हम जो कवर करते हैं इसमें पेड़ आच्छादित नहीं है, सिर्फ वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ये 21.67 है। जैसे आप नगरीय क्षेत्र में काउंट करते हैं वो सब, तो वो नहीं है, तो उसमें अगर आप काउंट कर लेंगे तो लगभग 24% के आसपास आपका वन क्षेत्र और प्लस पूरा कवर करके आ जाता है। फिलहाल वन क्षेत्र आपका 21.67% है, जिसे आगे बढ़ा के 33% करने की कोशिश की जा रही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हमारा गोवा हो जाता है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी बताऊंगा मैं अभी, जो कि 3702 किलोमीटर एरिया में आता है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देखा जाए तो सिक्किम है, मात्र 6 लाख प्लस जनसंख्या है यहाँ पे, और जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है ये। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। 19,98,12,341 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट टाइम में 24 करोड़ जनसंख्या लगभग यूपी की पड़ती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो कि 32 वर्ग किलोमीटर में है,
और इसे ही पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कोशिश है मोदी जी की। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहाँ पे आप देख सकते हो 16,787,941 ये डेटा मैं आपको बता दूंगा बाद में, कमेंट में बता दूंगा, ये सही नहीं लग रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या के संदर्भ में सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 60,000 लोग रहते हैं, ये पता है। लक्षद्वीप में 64,429 लोग हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य, जैसे मैंने आपको कहा कि बिहार है, लगभग 1100 प्लस लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। सबसे उसके बाद देख लें सबसे कम जनघनत्व वाला लोग, देख लीजिए कि इस वाला राज्य, तो ये अरुणाचल प्रदेश है आपका। 1 वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर में आप 17 लोग ही पे पाओगे। और भारत में जाओगे तो 1 किलोमीटर में आपको 382 लोग मिलेंगे, पूरे भारत की बात करूँ। और बिहार में जाओगे तो 1 किलोमीटर में लगभग 1100 लोग आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है, जहाँ की 90% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, मात्र 10% के लगभग 10 शहरी हैं वो। सर्वोच्च साक्षरता वाला जिला केरल है और लिंगानुपात वाला भी। और सबसे कम साक्षरता वाला बिहार है और लिंगानुपात वाला राज्य में हरियाणा मिलता है सबसे कम। उसके बाद देख लीजिए सर्वोच्च लिंगानुपात वाला केंद्र शासित की बात करें तो पुडुचेरी है। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित देखिए तो दमन एवं दीप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कक्ष जिला है, जो कि 45,652 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला ठाणे है, महाराष्ट्र, जिसकी जनसंख्या आप देख सकते हो, जिला की बात की जा रही है, 1.11 करोड़ है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माहे पुडुचेरी है, मात्र 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला आपका दिबांग घाटी है, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 8,004 लोग रहते हैं। भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर मुंबई है। ये पिछले जनसंख्या के अकॉर्डिंग है, जो 2011 में हुई थी। आप देख सकते हो 1,42,42,377 लोग रहते हैं लगभग। अब बढ़ गया है, दिल्ली का भी बढ़ गया है और यहाँ का भी। सबसे लंबी तटीय सीमाओं वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। यहाँ पे दिल्ली का एक बार देख लीजिए, यहाँ पे कॉमा मत लगाइए, कॉमा गलत लगाए यहाँ पे। यहाँ पे 1,87,87,941 लोग रहते हैं यहाँ पे। अभी के करंट में देखा जाए तो लगभग 2.5 से 3 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पे निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ा जो समुद्र तट है वो मरीना बीच चेन्नई है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। वह राज्य जो अन्य राज्यों की सीमाओं से अधिकतम संख्या में सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से। देखिए इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी 8 कभी 9 होता है। अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश ना पूछे, सिर्फ पूछे राज्य कितने टच करते हैं, तो इसका आंसर 8 होगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कई एग्जाम में ये बहुत कंफ्यूज कर गया है ये। और अगर आप पूछे टोटल बताइए मिला के राज्य और केंद्र शासित, तब आप बोलोगे 9। अगर सिर्फ पूछेगा राज्य, तब 8 ही बताओगे। वो हर एग्जाम में यूपी अभी लेखपाल में भी आया था, जिसमें 8 ही माना गया था इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा झरना कुजिकल झरना है, जो कि कर्नाटक में है। 4 वर्ग मीटर ऊंचाई इसकी दे रखी है। सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है, लद्दाख है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा है लगभग ये। ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में हमारी पड़ती है। बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। सबसे लंबी नदी के ऊपर जो पुल है, जो वो भूपेन हजारिका सेतु है, जो कि लगभग 9.15 किलोमीटर लंबाई इसकी है पुल की, जो असम के 300 में लोहित नदी पे है, जो कि भूपेन हजारिका सेतु कहा जाता है इसे। उसके बाद सबसे लंबी रेलवे लाइन की बात की जाए तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जो कि 11.215 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे लंबी विद्युतकृत रेल सुरंग 6.5 किलोमीटर है, जो कि आंध्र प्रदेश के चेरलोपल्ली और रापुरू के बीच में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 18 है। सबसे लंबी जो सड़क है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जो कि 9.28 किलोमीटर है। सबसे लंबी ट्रेन की बात की जाए तो विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिंगगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। उसके बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान में, जैसे भारत रत्न में है, सर्वोच्च वीरता उपाधि जो मिलती है वो परमवीर चक्र मिलता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है, 24 तीलियाँ होती हैं इसके बीच में, और चौड़ाई इसकी अनुपात देखें तो 3/2 होती है। उसके बाद राष्ट्रपति अशोक चिन्ह है, भारत का राष्ट्रपति है, सारनाथ के अशोक से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो राष्ट्रीय पक्षी आप देख सकते हो मोर है, और जिसका वैज्ञानिक नाम भी लिखा हुआ है। राष्ट्रीय पशु आप रॉयल बंगाल टाइगर है, पैंथरा जिससे देख सकते हो आप, वैज्ञानिक नाम भी साथ में लिखा हुआ है ये। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु नदी डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, जो कि 78 ईसा पूर्व में राजा कनिष्क द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चटर्जी चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय ज्ञान जनगण मन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। जो करेंसी है रुपया, वो उदय कुमार जो द्वारा डिजाइन किया गया। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्य में जयते हैं। 10 डिग्री चैनल, जैसे मैंने पहले बताया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है।
ये पार्ट 1 था। इसी तरह का मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे जितने भी होगी सीरीज़ लेके आऊँगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाऊँगा। कोई भी कथा कहानी नहीं होगी, आप डायरेक्ट वही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और टाइम कम है आपके पास, 18 को आपका यूपी पुलिस के तौर पे एग्ज़ाम होगा और 11 फरवरी को आपका आरओ है। उसके बाद बाकी एग्ज़ाम्स लगे भी हुए हैं। अभी बीच में जो अदर एग्ज़ाम है उनके लिए भी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए, देखते रहिए। चैनल पे न्यू है, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।